हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर, जो कि एचएस फर्स्ट ईयर का कंटिन्यूशन होगा, मोशन इन ए प्लेन चैप्टर 4। तो देखो यहाँ पे मैं जो न्यूमेरिकल करने वाला हूँ, जो जितना मतलब मैंने 2 लेक्चर बनाए हुए हैं मोशन इन प्लेन के ऊपर। तो वहाँ 2 लेक्चर्स में जो भी हमने सीखा हुआ है उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर जो सीखा हुआ है, जहाँ पे हमें ये पता चला कि रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर, अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर तुम ए और बी लिए हो तो उसका और उन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसका रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे। वैसे हमें ये पता होता है कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। वेक्टरिकली तुम इसको ऐसे लिखते हो, इन 2 वेक्टर का समेशन करके, ठीक है। एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर अगर यहाँ पे है, बी वेक्टर अगर यहाँ पे है, इसके हेड से टेल ऐसे जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये होता है। ये मैं बता चुका हूँ, फॉर द टाइमिंग इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मतलब यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए और रिपीटेशन भी हो जाए, ठीक है, काइंड ऑफ रिवाइज। तो ये था हमारे पास डायग्राम। अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होता है और 2 वेक्टर तुम ले रहे हो ए बी और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तभी सेम ही आंसर होता है। वैसे डायग्राम ऐसे होगा कि मान लो ये एक साइड है पैरेललोग्राम की और ये एक साइड है पैरेललोग्राम की। ये ए वेक्टर से तुमने रिप्रेजेंट किया, ये बी वेक्टर से तुमने रिप्रेजेंट किया है। फिर तुम पैरेललोग्राम बना लो पहले, तो ये तुमने बना लिया, ठीक है। तो ये जो डायगोनल होगा वो आर वेक्टर होता है और वो भी ए प्लस बी होता है। ये मैंने वैसे होमवर्क दिया हुआ है और बहुतों ने मुझे बताया कि ये कर पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बताना मुझे। ये तुम्हारे पास जो एंगल है बी वेक्टर देखो ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है, तो ये पूरा एंगल थीटा होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैं कर चुका हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम कर लेंगे हम। देखो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मतलब मोशन इन प्लेन की बात कर रहा हूँ। मोशन इन प्लेन में तो मोशन तो हो रहा है, मोशन तो हो ही रहा है। अगर मोशन हो रहा है इसमें, तो वो सब टर्म तो यहाँ पे भी रहेगा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टर्म होगा यहाँ पे। वेक्टर, बेसिकली वेक्टर की बात कर रहा हूँ ना, तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर है। वो मैंने पहले दिन भी ऐसे बताया हुआ था कि ये तीनों चीज़ें जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ के रखे हैं, ठीक है। तो उसी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। बट यहाँ पे जो होगा वो प्लेन में होगा, तो मतलब 2 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट दिन मैंने ये बताया था, अगर तुम्हारे पास एक्स वाई जेड ऐसे एक्सिस है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो तुम मतलब एक्स एक्सिस का जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर के बारे में हम डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर में। तो मैंने ये कहा था कि इसको आई कैप से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको के कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होगा इस जगह पे, तो इसका ऑब्वियसली एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होगा। अगर ये यहाँ से आर इसका पोजीशन वेक्टर है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो, आर वेक्टर जो होगा वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे कैट के कैप, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। अगर ये स्पेस में है तो इसका एक्स वाई जेड, अगर ये प्लेन में है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर रहता है तो आर वेक्टर हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ऐसे लिखेंगे। प्लेन में है, स्पेस में बता रहा हूँ मैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट रहेंगे, तो इसको तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर फिर से जो लास्ट हमने सीखा हुआ है, देखो जो सीखा हुआ है पहले मैं वो बता देता हूँ। अगर इसका तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालना है वो लास्ट दिन हमने सीखा हुआ है। वेक्टर को जब रिजॉल्व किया मैंने, तब मैंने बताया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे प्रॉब्लम तुम कर चुके हो, है ना। मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसका आंसर तुम करके खुद से कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हमने सीखा और उसी का एप्लीकेशन करके हम न्यूमेरिकल करने वाले। तो थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवीजन हो रहा है कि क्या क्या सीखा और कौन कौन सा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, है ना। अगर एक वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर हो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कोफिशिएंट जितना भी होगा उस सारे का स्क्वायर हो जाएगा। वो मैंने लास्ट जो लेक्चर था इससे पहले, मतलब लेक्चर नंबर 2 जो है मोशन इन प्लेन में, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर तो तुम खुद से कर लोगे, बाय द वे मैं लिख देता हूँ, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, है ना, ये 25 तो रूट 29 होगा, जो भी हो, मतलब ऐसे करते हैं हम। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था लास्ट डे में, है ना। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मोशन इन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे कि हमने वेलोसिटी सीखा हुआ है, वेलोसिटी मैंने ऐसे बताया था x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो अगर तुम मोशन इन प्लेन में हो और तुम्हें वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है, तो तुम तो ऐसे लिखो, वेक्टर दे दोगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना। ठीक है, अगर तुम एक्सेलरेशन लिख रहा हो यहाँ पे, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, है ना, t2 माइनस t1। तो ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरीके से पता चले कि अगर तुमने चैप्टर 3 कर रखे हो, उसके बाद ही तुम चैप्टर 4 जा सकते हो। अब तुम मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे नहीं कि सर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो इलेबोरेशन है वो हमने चैप्टर 3 पे पूरा डिस्कस किया हुआ है ना। ये भी बस यहाँ पे सिर्फ वेक्टर ऐड करना था, तो मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है ना। ठीक उसी तरह मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि यूनिट वेक्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको हम मोशन इन प्लेन में सीखेंगे। यूनिट वेक्टर तुमने सीखा नहीं, फिर तुम ग्रेविटेशन में चले गए और फोर्स, वहाँ पे फोर्स वेक्टर तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, पता नहीं कैसे कर लोगे। फिर मैंने ये भी बताया कि चैप्टर 3 में हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो सब सीखा हुआ था, मैथमेटिकल टूल्स। तो ग्रेविटेशन में अगर तुम जाते हो तो वहाँ पे भी तुम्हारे पास ये सारा चीज़ चाहिए, इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मोशन इन प्लेन में मैंने ये भी बताया हुआ है कि मोशन इन प्लेन में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आता है। तो अगर तुम केप्लर्स लॉ पढ़ रहे हो, वहाँ पे कहीं पे तुमने सेंटीमीटर फोर्स यूज़ कर रहे हो, तो मतलब पहले तुम्हें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के बारे में पूरा डिटेल आइडिया होना चाहिए, जो कि हम मोशन इन प्लेन में सीखेंगे। तो तुम इस चैप्टर को ना करके कोई और चैप्टर में बहुत जल्दी जा नहीं सकते, समझ रहे हो ना, सारा चीज़ इंटरलिंक्ड है। मैंने ये इसलिए लिखा ताकि मैं बता सकूं कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 में मैं ऐसे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करके मैं दिखाऊंगा कि इस चैप्टर में ये एवरेज एक्सेलरेशन हो या फिर वेलोसिटी हो, इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर के हेल्प लेके। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि मोशन इन प्लेन के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर चैप्टर 3 के ऊपर डिपेंडेंट है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी तुम शुरू नहीं कर सकते जब तक तुम मैथमेटिकल टूल्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है वो ठीक तरह से सीख ना लो। ठीक है, तो बहुत सारे चैप्टर मतलब इंटरलिंक्ड है। वर्क पावर एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो डॉट प्रोडक्ट तो हम यहाँ पे सीखेंगे, F.S लिखना पड़ेगा, तो वर्क पावर एनर्जी भी स्टार्ट कर नहीं सकते। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा मतलब मत सीखना, मतलब एक चैप्टर के बाद और एक चैप्टर कहीं पे चले जाओगे। जो भी हो, हमारा इससे लेना देना है, बट ये ज़रूरी है जानना कि हर चीज़ लिंक्ड होता है, अचानक कोई एक चैप्टर में तुम शिफ्ट नहीं कर सकते। चलो, एक चीज़ और हमने सीखा जहाँ पे मैंने बताया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बारे में थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। अगर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो ए वेक्टर, मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ए वेक्टर है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे लिखूंगा और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुमने ऐसे लिख दिया, मान लो नॉर्थ साउथ W और ये वेस्ट ईस्ट, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रहा है इस डायरेक्शन पे, ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर मैंने लिखा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ए एक वेक्टर है, तो ए वेक्टर को अब मैंने नाम दे दिया, कौन सा नाम, वेलोसिटी वेक्टर। तो कोई बंदा है कि ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, बताना आंसर क्या होगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे अगर आपने सिखाया कि ये ए वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड का उल्टा डायरेक्शन आप दे दो तो उसको आप नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहोगे, है ना। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ईस्ट में जा रहा है, अगर इसका नेगेटिव हमें चाहिए तो तुम कहोगे कि सेम वेलोसिटी बट वेस्ट में जा रहा है ना। तो वेक्टरिकली हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, सेम वेलोसिटी बट ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है,
क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे बहुत मतलब दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। एक चीज़ और बता देता हूँ क्या क्या सीखा हमने ये भी सीखा एक वेक्टर अगर हमारे पास आर्बिट्ररी ऐसा है जो कि हॉरिजॉन्टल्स के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक होगा ए कॉस थीटा और ये होगा ए साइन थीटा, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, रिजल्टेंट के बारे में तो बता ही दिया, ठीक है, इतना सीखा हमने। चलो इसके बेसिस पे ये कैसे होता है मैंने दिखा दिया लास्ट वीडियो में। वीडियो स्किप करके डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो समझ नहीं पाओगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा और इसको देख रहे हो तो समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ होने वाला है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कह देता हूँ कि हम चैप्टर 3 के भी यूज़ डायरेक्ट करेंगे। इस चैप्टर 3 के भी यूज़ बहुत डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ मैं आप भी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। अगर रिलेटिव वेलोसिटी तुमने सीखा हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो तुम कहोगे सर आपने सिखाया, इसका आंसर ये होगा वी बी माइनस वी ए। अगर मैं इस चैप्टर में करना चाहता हूँ इसको, अगर मैं इसको मोशन इन प्लेन में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वेक्टर दे दूंगा ऐसे करके, ठीक है। देखो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि चैप्टर 3 पे भी यहाँ पे तुम वेक्टर दे सकते हो, बट यहाँ पे 1 डायमेंशन हो रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन ऐसे जाएगा तो उल्टा मूव कर सकता है, या फिर वाई डायरेक्शन में ऐसे जाएगा तो नीचे मूव कर सकता है। इसलिए मैंने देखना कि ऐसे वेक्टर नहीं दिया, ठीक है, बट यहाँ पे तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। चलो, तो इन सारा चीज़ों जो मैंने अभी लिखा है ना, इसी के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलो जल्दी से। मान लो तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स हैं बट आइडेंटिकल है। तो 2 आइडेंटिकल वेक्टर्स है, ठीक है, और इसका जो रिजल्टेंट है 2 आइडेंटिकल वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, और इसका जो रिजल्टेंट है which is also equal to the magnitude of one of the vectors। तो मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स है जो कि आइडेंटिकल है, मतलब सेम है इसका मैग्नीट्यूड, और इन दोनों जो वेक्टर है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो रहा है ना, उसका रिजल्टेंट का वैल्यू भी जो तुम्हारे पास वेक्टर्स है किसी एक का मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी एक ले लो, इसका मैग्नीट्यूड का सेम है, मतलब, ठीक है। तो कह रहा है कि इस केस में एंगल कितना होगा। तो फिर से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। मतलब मेरे पास अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलूँ तुम्हें, तो ये तुम्हारे पास एक वेक्टर है और यहाँ से और एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है, आइडेंटिकल मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, है ना। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है तुम्हारे पास, रिजल्टेंट जो है बेसिकली ए प्लस बी होता है ना, तो यहाँ पे तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी इसका ही मैग्नीट्यूड है, मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो हम अगर इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमें पूछा गया कि ये जो एंगल हो रहा है ना, ये एंगल थीटा इज हाउ मच। इस केस में ये एक स्पेशल केस हो गया। बेसिकली हमारे पास केस क्या होता है, सारा सेम हो गया। बेसिकली हमारे पास केस ऐसे होता है कि ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है और ये आर वेक्टर है। तो कह रहा है कि ये जो वेक्टर, जितना भी ये वेक्टर है वही वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी किसी एक का मैग्नीट्यूड के सेम है, दोनों ही सेम है। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी एक वेक्टर मैं कंसिडर करूं ए, तो दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो बी होना चाहिए वो भी ए ही होगा, और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो भी, उसका मैग्नीट्यूड भी ए ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो इस केस में क्या बताया हमसे, क्या पूछा कि थीटा जो होगा, मतलब एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स जो होगा वो क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों आइडेंटिकल वेक्टर्स है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये कहना चाहता है। मतलब अगर अलग अलग से लिखूं मैं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है और विच इज इक्वल टू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो इस केस में क्या निकालना है तुम्हें, थीटा इक्वल टू कितना है। तो लेट अस कंसीडर ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू, कुछ भी पकड़ दो, एक्स पकड़ दो,
एक्स पकड़ लेता हूँ, ठीक है, हमें थीटा निकालना है। तो इस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो तुमने कहा कि सारा मैग्नीट्यूड तुमने क्या पकड़ लिया, एक्स, तो लिख लेते हैं एक्स यहाँ पे, रूट ओवर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा, ये थीटा ही निकालना है मुझे, ठीक है। तो x इक्वल टू करते रहो मेरे साथ साथ, खुद से कर पाओगे अब। यहाँ से देखो 2x स्क्वायर ही कॉमन है, तो तुमने लिखा 2 मैं नहीं लिखता, ये रूट से x रूट, तुम एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो रूट से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। अंदर रहेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा, एक्स कैंसिल हो गया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, खुद से कर सकते हो, कर दो। एक्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। इतना लिख लिया तुमने, फिर स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर में कर देता हूँ, तो ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस थीटा, अब तो इजी हो गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1 है ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ। तो कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ जो होता है वो कॉस 120 डिग्री में होता है। तो तुम्हारे पास कॉस थीटा दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होगा। देखो ये याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू -हाफ अगर होगा तो वो कितना होता है 120 डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू तुम्हारे पास 120 डिग्री है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट करके तुम्हें रखना है, बहुत जगह पे हम इसको डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। क्या चीज़, अगर हमारे पास दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा और उसके साथ साथ उसका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होगा, तब एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये देखने में मतलब ऐसे तुम्हें लग रहा है कि एक प्रॉब्लम के बेसिस में तुम करते हुए आंसर ऐसे निकाला ना, बट मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कहीं पे आगे जाके तुम्हें प्रॉब्लम ये मिले कि तुम्हारे पास दो वेक्टर है, तुम्हारे पास दो अलग अलग वेक्टर है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक रिजल्टेंट वेक्टर आर है, बट देखा गया कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। देखो क्वेश्चन उल्टा अगर हमें मिले, इसलिए मैंने इसको करवाया। क्वेश्चन अगर उल्टा मिले, क्या मिले कि तुम्हारे पास दो अलग अलग वेक्टर से ऐसे बता रहा है और इन दोनों के बीच में एक दो अलग अलग वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है और इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट है। तो इतना अगर तुम्हें बताया गया कहीं पे किसी टाइप का क्वेश्चन, अगर इतना इन्फॉर्मेशन है तो तुम ये समझ लेना कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों? क्योंकि एंगल कितना हो रहा है 120 डिग्री। 120 डिग्री अगर एंगल हो रहा है ना तो यही केस होगा। ये वाला क्वेश्चन क्या था? ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तब एंगल कितना हुआ? तब एंगल हुआ 120 डिग्री। अब इसको हम घुमा के बता रहे हैं, अगर हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ऐसे मिल रहा है कि दो वेक्टर्स है जहाँ पे मुझे मेंशन नहीं किया कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, बट मुझे इतना मेंशन किया कि दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तब मुझे समझ लेना चाहिए कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, उसके साथ साथ इसका रिजल्टेंट भी सेम ही है। अब तो क्लियर है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो है ना, नेक्स्ट करते हैं जल्दी से। मान लो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया है कि कोई भी दो वेक्टर है और जिसका रिजल्टेंट वेक्टर r इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर है, एट द सेम टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो तुम्हें ये गिवन है टू वेक्टर्स है जहाँ पे ए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फुलफिल कर रहा है, या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फुलफिल कर रहा है। मुझे ये बताया गया नहीं कौन सा लॉ ऑफ वेक्टर फुलफिल कर रहा है, बट इससे हमें इतना तो पता चल रहा है कि ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ऐसा होता है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ऐसा होता है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिया गया, मुझे कह रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है। तो सेम क्वेश्चन है, थीटा वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो तुम कहोगे कि वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है।
इस इन्फॉर्मेशन से पता चल रहा है ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है या फिर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है, जहाँ पर रिजल्टेंट का वैल्यू इतना होता है। ठीक, चलो फिर आर, यहाँ पे आर स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह पे तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिख लो, ये गिवन है, दैट इज गिवन टू यू। तो आर स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। तो देखो ये यहाँ पे ले जाओगे तो जीरो हो जाएगा, इस साइड पे कट जाएगा, है ना, मतलब ट्वाइस ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होगा। तो नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा समझ रहे हो ना, तो इसका नेक्स्ट स्टेप है तुम्हारा जीरो इक्वल टू ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। देखो टू कैनॉट बी जीरो, ए का मैग्नीट्यूड कैनॉट बी जीरो, बी का मैग्नीट्यूड कैनॉट बी जीरो, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर कॉस थीटा शुड बी जीरो, सॉरी जीरो हो गया आंसर, कॉस पाई बाई टू, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और पाई बाई टू। ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम था। तो मेन इन्फॉर्मेशन ये था, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वही से हम ये लिख पा रहे थे। ठीक है, और तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर गिवन था, सिंपल सा प्रॉब्लम। चलो रफ कर दे, तुम लिख सकते हो, मतलब पॉज करके बैक करके रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो उसी के ऊपर एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप का। मान लो तुम्हारे पास, ऐसे लिख देता हूं, द रिजल्टेंट ऑफ द मैक्सिमम, ऐसे लिखता हूं, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ two forces acting on a particle, ये मेरे साथ साथ लिख लो जल्दी जल्दी, the maximum and minimum value of resultant of two forces acting on a particle is given by 25 Newton and 5 Newton, full stop. If the individual forces are increased by 5 Newton, then find the resultant force। तो जल्दी से लिख लो, फिर से एक बार डिक्टेट कर रहा हूँ, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, फोर्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज गिवन बाय 25 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। फिर कह रहे हैं इफ द इंडिविजुअल फोर्सेस आर इंक्रीज्ड बाय 5 न्यूटन, ठीक है, देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस। मतलब कहना ये चाहता है कि तुम्हारे पास, अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में बात करूं, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स है, ए और बी वेक्टर्स है, तो इन दोनों का वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 25, और इन दोनों वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है रिजल्टेंट का वो है 5। अब ये दोनों वेक्टर तुम्हें ए बी नहीं बताया गया, तुम्हें बताया गया फोर्स, तो एफ से लिखते हैं, ये एफ वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है। और मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्म में तुम लिखते हो ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, है ना। देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, जब मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था तब मैंने पूरा क्लियर करवा दिया था, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें पता चल रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी हम नहीं लिखेंगे, F1 और F2 लिखा ना, तो F1 प्लस F2 वेक्टर नहीं है यहाँ पे, माइंड इट, ये वेक्टर नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कब होगा बताया था मैंने, थीटा 0 डिग्री थीटा पाई, याद है, देख लो वीडियो जाके देख लो, थीटा 0 डिग्री थीटा पाई 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में हम डिस्कस किए थे, हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे F1 माइनस F2, माइंड इट यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा। आई होप कि तुम समझ चुके हो। चलो
तो इतना तुम्हें इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब F1 और F2 डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो पहले हमें F1 और F2 इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। उसके बाद F1 और F2 के साथ कितना ऐड करना है, 5 न्यूटन। उसके बाद फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्सेस इफ द, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे देते हैं, इफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस इज 90 डिग्री और इफ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं नहीं लिख रहा, तुम लिख दो, if the forces are perpendicular to each other, if the forces are perpendicular to each other, full stop, यहाँ पे खत्म। if the forces are perpendicular to each other, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। चलो, तो तुम्हारे पास पहला जो स्टेटमेंट है मैक्सिमम और मिनिमम, उससे तुम्हें ये लिखना है। उसके बाद तुम्हें F1 F2 इंडिविजुअली निकालना है, उसके साथ तुम्हें बाद में 5 ऐड करना है, फिर उसका रिजल्टेंट लिखना है अगर ये दो फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो तब। तो चलो कर लेते हैं जल्दी से। मैंने बता दिया, वैसे तुम कर पा रहे हो तो जल्दी जल्दी खुद से करो, अदरवाइज मेरे से देख के करो। तो तुम्हारे पास ये है, हम लिख लेते हैं कि लेट F1 एंड F2 विद द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो इसलिए वेक्टर हमने यहाँ पे नहीं दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो है F1 प्लस F2 जो कि मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, है ना। मैक्सिमम रिजल्टेंट ये होगा, इसका आंसर 25 दिया और F1 माइनस F2 5 दिया। मैंने ये यहाँ पे लिख के डिस्कस कर दिया है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, R इक्वल टू A प्लस बी होता है R मैक्स का वैल्यू, और R मिनिमम का वैल्यू A माइनस बी होता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू पाई, और यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, ये मिनिमम है, ठीक है। और मैक्सिमम का वैल्यू 25 दिया हुआ है, मिनिमम का वैल्यू 5 दिया हुआ है, ठीक है। आई होप कि इतना सफिशियंट है, बार बार नहीं कहना है मुझे। तो ये कट जाएगा, ये 2F1 होगा, ये 30 हो गया, तो F1 इक्वल टू 15 न्यूटन हो गया। F1 अगर 15 न्यूटन है तो F2 निकाल लो कहीं से भी, यहाँ से निकाल लो। F2 इक्वल टू 25 माइनस F1, 25 माइनस 15, तो ये 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे पास F1 कितना है 15 न्यूटन, F2 कितना है 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन नहीं था, इंडिविजुअल फोर्सेस कितना है वो नहीं निकालो, ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, अब कह रहा है कि इसके साथ 5 ऐड कर दो, इसके साथ भी 5 ऐड कर दो। तो नया जो फोर्स हो रहा है तुम्हारे पास, F3 लिख लेते हैं, 15 प्लस 5, तो ये 20 न्यूटन हो गया अब। और F4 लिख लेते हैं जो कि हो गया 10 प्लस 5, तो 15 न्यूटन हो गया। चलो, अब क्या पूछा, अब कह रहा है कि इन दोनों जो फोर्स है, अब जो ये दोनों फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब थीटा इक्वल टू कह रहा है π/2 है और 90 डिग्री है। तो इस केस में इसका रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला कितना है, R इक्वल टू लिख लो, R इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, F से लिख देते हैं, फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स FR लिख देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स √F3² प्लस F4² प्लस ट्वाइस F3 F4 cos π/2 हो गया। चलो, तो π/2 मतलब 0 होगा, तो ये टर्म तो होगा ही नहीं, ये टर्म रहेगा नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ पे F3 कितना है 20, तो इसका स्क्वायर लिख दो, ये कितना है 15 स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 225 √625, तो 25 न्यूटन, ख़त्म, ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन तुम्हारे पास पहले मैक्सिमम और मिनिमम दो फोर्सेस जो थे, उन दोनों, वो दो फोर्सेस किसी एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा था, बट उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम्हें गिवन था। तो उससे तुमने पहले वो दो फोर्सेस का वैल्यू निकाला, बट वो दो फोर्सेस का वैल्यू कितना है वो नहीं पूछा। कह रहे कि उन दोनों फोर्सेस के साथ तुम अगर 5 न्यूटन एक्स्ट्रा ऐड करते हो, तब जो फोर्स होता है ना, वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। तब उसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है, तो ये है आंसर इसका। क्लियर। चलो, अब थोड़ा सा हम ना चैप्टर, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने मेंशन किया है कि हमें चैप्टर 3 का भी कुछ सीखा हुआ है हमने, चैप्टर 3, तो उसका भी कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे करने वाले हैं।
तो मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वेक्टर कहूँ मैं, पोजीशन वेक्टर जो है गिवन ऐसा है कि 2t² i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है। तो अब इससे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ऐसे लिख दूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, तो एट t = 2 सेकेंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो करते हैं, चलो। अगर तुम्हारे पास देखो सेम प्रॉब्लम, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तीनों एक्सिस में इसका है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तीनों एक्सिस में इसका कंपोनेंट है। तुम्हें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, अगर वेलोसिटी इसका ऐसे है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट v cos थीटा x एक्सिस में रहता है और दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा y एक्सिस में रहता है। समझ रहे हो ना। तो कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि तुम पोजीशन वेक्टर कह रहे हो, तो इसका x y z कंपोनेंट पे, स्पेस में बात कर रहे हैं, तो x y z कंपोनेंट पे है इसका। अब इससे क्या कह रहा है कि तुम्हें वेलोसिटी निकालना है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम ये जान ले कि यहाँ पे हम चैप्टर 3 का हेल्प लेने वाले हैं। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ऐसा होता कि x = 2t² प्लस 3t प्लस 4, अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा होता तो तुम क्या करते, तो तुम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते, dx/dt कर लेते और तुम कहते इसका आंसर 4t प्लस 3 होगा, है ना। फिर तुम कहते कि वेलोसिटी एट t = 2 सेकेंड, तो 4 × 2 प्लस 3, ये 8-11 मीटर पर सेकेंड हो गया, आंसर खत्म। तो ये चीज़ जो है इसी का हम मतलब हेल्प लेने वाले हैं। ये कहाँ से सीखा, चैप्टर 3। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि चैप्टर 3 अगर तुम ना करके चैप्टर 4 कर रहे हो तो मतलब गलत रास्ते पे जा रहे हो, जो भी हो। चलो, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे हम पहले वेक्टर v निकालेंगे, v वेक्टर निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, माइंड इट, ये वेक्टर है। तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे dr वेक्टर बाई dt। तो सेम चीज़ है, v = dx/dt लिखा मैंने 1 डायमेंशन में। ये 3 डायमेंशनल केस है तो वेक्टर देके लिख रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो है बैठा दो यहाँ पे dt ऑफ 2t² i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 4 k कैप। यूनिट वेक्टर के बारे में बता दिया लास्ट वीडियो में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो i कैप, j कैप, k कैप तो वेक्टर है ना यहाँ पे, वो तो वेक्टर के हिसाब से आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो तो रह जाएगा। इसका आंसर क्या होता है तुम्हें पता है, इसका आंसर होता है 4t। यहाँ पे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन चैप्टर 3 में हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के ऊपर, तो इतना तुम्हें घबराने की बात है नहीं, तुम भी कर पाओगे। तो 4t है और साथ में i कैप रहेगा, प्लस ये 3 होगा सिर्फ, और साथ में j कैप, और ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0, k कैप का कंपोनेंट रहा ही नहीं। अब एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर कोई पोजीशन वेक्टर तुम्हें ऐसा गिवन है, जब इसका वेलोसिटी हमने निकाला तब देखा कि उस वेलोसिटी में z एक्सिस में कुछ है नहीं, मतलब बंदा जो है xy प्लेन में चल रहा है, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट में वो था, z कंपोनेंट था, है ना। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो रहा है। अब तुम्हें बताया कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें 2 बैठाना है, तो वेलोसिटी वेक्टर एट t = 2 सेकेंड कितना होगा, 8 i कैप प्लस 3 j कैप। तो ये वेक्टर है, i कैप और j कैप रह रहा है, तुम्हें मैग्नीट्यूड पूछा है। तो तुम लास्ट वीडियो में तुमने सीखा है जब कि a वेक्टर = 2i कैप प्लस 3 j कैप अगर रहता है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √2² प्लस 3²। सीखा हुआ है तुमने, है ना। आज की वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था। तो इसका वेलोसिटी जो वेक्टर है जो t = 2 सेकेंड है वो इतना है, इसका वेक्टरिकली ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड लिख लो तुम √8² प्लस 3²। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 64 प्लस 9 कितना होगा, देखो √73 होगा। तो यह आंसर है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है।
क्लियर है? चलो, तो ये एक होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुम्हें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, तुम पॉज करके लिख सकते हो। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें मिलेगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि सेम प्रॉब्लम है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी कितना है और एक्सेलरेशन कितना है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, चलो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। तो एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास होमवर्क के तौर पे आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक प्रॉब्लम हम करने वाले हैं जो कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों को मिक्स करके करेंगे। तो हेडिंग में ऐसे दूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिंग विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रॉब्लम आ जाता है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, तो समझो इसको बारीकी से। ये टॉपिक ऐसा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। अगर मैं सिंपल ऐसा कहूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर 3, फिर से चैप्टर 3 हम पढ़ के आए हैं इसलिए कर पा रहे हैं चैप्टर 4, माइंड इट, बार बार कह रहा हूँ ये बात। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो इसका आंसर क्या होता है, तो तुमने सीखा हुआ है, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ पहले ये क्लियर कर देता हूँ, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। ये पॉइंट्स अगर क्लियर है ना तो सारा चीज़ आराम से हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ें कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी का होने वाला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बेसिकली ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे पास क्लियर है तो तुम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो हमें ये करना है। तो हमारे पास जो है सिचुएशन ऐसा है, ये मान लेते हैं कि वी आर और वी एम, लेट अस कंसीडर कि वी आर विद द वेलोसिटी ऑफ रेन और वी एम विद द वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो लिखा मैंने, ये 3 पॉइंट समझ लेते हो ना, मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि यहाँ पे ही गलती कर लेते हैं बच्चे। तो मान लो तुम्हारे पास रेंज जो हो रहा है, फॉल हो रहा है ना, तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, तो डायरेक्शन में दे रहा हूँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर से बारिश गिरेगा ना, ऐसा तो नहीं गिरेगा, गिरना है, उठना नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन साउथ पे है ना। और एक आदमी है जो कि मूव कर रहा है यहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है, माइंड इट। ये वेक्टर दिया मैंने, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है कौन सी डायरेक्शन पे, नॉर्थ टू साउथ, मतलब साउथ डायरेक्शन में जो वो जा रहा है। ठीक है, और जो मैन है वो ही इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर दे देंगे और ये लिख देंगे, है ना। अब बात को समझो, तुम्हारे पास ये जो डायग्राम है ये कैसे चेंज होगा। तुम्हारे पास जो वेलोसिटी ऑफ मैन है और वेलोसिटी ऑफ रेन है, अगर तुम वेक्टर एडिशन के बारे में सोच रहे हो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में सोच रहे हो, तो तुम सोचो कि सर इसका रिजल्टेंट जो होगा ना ऐसे चला जाएगा। ये देखो वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये अदर साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम और दोनों एडजेसेंट साइड है और ये रिजल्टेंट जाएगा। तो यहीं पे गलती करते हैं बच्चे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है,
तुम कहोगे सर आपने यही तो सिखाया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे गलती क्यों कर रहे हो? देख लो, गलती इसलिए हो रहा है, जब तुमने ये लिखा ना तब तुम देखो यहाँ पे क्या मिला तुम्हें, माइनस ऑफ वी एम मिला। मतलब क्या है? मतलब नेगेटिव ऑफ वेक्टर वी एम, है ना? समझ रहे हो ना? तो इसको निकालते समय मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, इससे हम और एक इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर तुम मूव कर रहे हो ना और रेन ऐसे जा रहे हो, तुम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास अम्ब्रेला है तो कैसे उसको खोलोगे, किस डायरेक्शन में खोलोगे, अम्ब्रेला को तुम कौन सी डायरेक्शन में रखोगे? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला प्रॉब्लम है। रेन ऐसे गिर रहा है, तुम ऐसे मूव कर रहे हो, तो तुम्हें अम्ब्रेला जो ओपन करना है उसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है? तो तुम कहोगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मी, अगर मैं जा रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं रखूँगा, है ना? तो इस हिसाब से देखो, तुम्हारे पास ये जो वेलोसिटी है इसका नेगेटिव तुम्हें लेना है एक्चुअली, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन जब तुम कर रहे हो तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन तो ही था, बट रिलेटिव मतलब जब तुम्हें अम्ब्रेला ओपन करना है ना, तब तो ये वेक्टर है तुम्हारे पास। ये कौन सा वेक्टर है? ये माइनस वी एम है। ये क्या था? एक्चुअली तुम कहाँ पे जा रहे थे? ऐसे। तो अब देखो, इससे हम प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। कब? जब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन से हमारा प्रॉब्लम है नहीं, हमें इस डायरेक्शन से मतलब है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला में माइनस है, जो कि हमने चैप्टर 3 पे सीखा हुआ है। तो इस हिसाब से रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना? तो अल्टीमेटली तुम्हें रेन ऐसे मिलेगा, मतलब तुम्हें अम्ब्रेला अगर ओपन करना है तो इतना एंगल में, ये जो भी एंगल होगा, किसके साथ? मान लो वर्टिकल के साथ। ये रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ जितना एंगल कर रहा है, तो तुम्हें ऐसे करके अम्ब्रेला रखना है। समझ रहे हो ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है ये। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे हमें क्या पता चला? तो पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पे जब मैं वेक्टर कर रहा हूँ तो इससे हमें पता क्या चला? इससे पता ये चला कि यहाँ से आंसर जो हमें मिल रहा है वो डायरेक्शन के बारे में मिल रहा है। डायरेक्शन के बारे में कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है? तुम कहोगे सर ये तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है। तो इससे हमें रिजल्टेंट जो आया वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है। अगर तुम इसको मान के चलते तो देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता, जो कि गलत होता। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में था, बट यहाँ पे माइनस जो होगा वो तो इस डायरेक्शन होगा। अल्टीमेटली तुम्हारा जो रेन विथ रेस्पेक्ट टू यू है वो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब तुम बताओगे सर एक है, देखो इससे क्या मिला, पॉइंट क्लियर कर लो। वेक्टर जो किया तुमने, वेक्टरिकली जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाला, इससे क्या मिला तुम्हें? इससे डायरेक्शन मिला, ठीक है? अब कहोगे सर तो फिर इसका आंसर बता दो कितना है। तो मैं कहूँगा इसका, ये तो रिजल्टेंट है ना, ये तो रिजल्टेंट है ना, ये तो वही है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना? तो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? π/2। तो रिजल्टेंट का आंसर कितना होता है? a² + b² + ट्वाइस ab cos थीटा, cos 90 डिग्री मतलब ट्वाइस ab cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा। a मतलब कितना है? मान लो ये, और b मतलब कितना है? मान लो ये, ठीक है? क्लियर? अब जो ये थीटा एंगल है, मतलब किस, अब तुम मेरे से पूछ सकते हो सर कौन सा एंगल में अम्ब्रेला को रखना है। तो देखो इसके लिए क्या करना है मुझे, पहले तो ये समझ लो। ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम मैं दूं, अगर तुम्हारे पास ये है कि रेन जो है 12 मीटर पर सेकंड से फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब साउथ डायरेक्शन में, और तुम जो हो तुम ऐसे जा रहे हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके तुम ऐसे जा रहे हो, तो तुम्हें अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो आंसर कितना होगा? √12² + 5², तो 144 + 25, और ये 169 होता है, 13 होगा मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो ना? न्यूमेरिकल करोगे। अब ये पूछेगा अगर जो रेन फॉल हो रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू ये कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, तो तुम कहोगे ये तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है? अगर कह रहा है कि जो रेन फॉल हो रहा है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तब कैसे करोगे? तो तब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ लो, तब कैसे करना है, इसको रब कर देते हैं।
तो ये तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, मतलब ये एक वेक्टर हो गया जो कि नेगेटिव है ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो ये एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये एक अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये 90 डिग्री है, ये रिजल्टेंट है, इसको पैरेललोग्राम तुम बना लो पूरा। क्या पूछा कि ये जो एंगल हो रहा है ना रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ, वर्टिकल एक्सिस तो ये है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, वर्टिकल एक्सिस ये है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये अगर Vm होगा मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड भी Vm ही होगा, ये अगर Vr होगा इसका मैग्नीट्यूड भी Vr होगा। क्यों मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है ना, ठीक है। वैसे तो प्रॉब्लम ये था, इतना मैग्नीट्यूड का वहाँ पे उल्टा कर दिया क्योंकि माइनस आ रहा था रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक। तो tan थीटा कर लो, आंसर आ जाएगा tan थीटा। ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, tan थीटा इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दैट, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रिंग। तो तुम्हें क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन बाय वेलोसिटी ऑफ रिंग, वेलोसिटी ऑफ रिंग। अगर तुम्हारे पास ऐसा प्रॉब्लम होता तो इसका आंसर कितना होता, tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 5 और वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है 12। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होता। क्वेश्चन क्या क्या था फिर से बता देते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम में क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि अल्टीमेटली जो रिलेटिव वेलोसिटी मिला वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम वेक्टरिकली जो लिखे हैं वहाँ से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। कौन सा, VR माइनस VM। इससे सिर्फ हमने डायरेक्शन निकाला, खत्म। मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट ओवर करवा दिया था मैंने यहाँ पे, ये एक न्यूमेरिकल लिखा VM² प्लस VR²। एंगल वैसे 90 डिग्री है पूरा दोनों के बीच में। फिर क्वेश्चन क्या था, फिर क्वेश्चन ये था जो रिजल्टेंट हुआ वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल कर रहा है, तो इसका आंसर ये है। या फिर वैल्यू नहीं दिया गया तो इतना आंसर है। अब क्लियर है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का हेल्प लेंगे, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का हेल्प लेने वाले हैं, है ना, और रिलेटिव वेलोसिटी का हेल्प लेने वाले हैं। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो यहाँ पे भी डायरेक्शन देते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। मान लो एक कार है जो कि मूव कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या कर दिया इसने, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर दिया और सेम स्पीड मेंटेन कर रहा है। फिर से एक कार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, क्लियर है, ठीक है, और 5 सेकेंड बाद इसने वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया, बट इसने स्पीड जो है सेम रखा, ठीक है। तो पहले इसका जो स्पीड था देखो, वो अगर तुम V1 लिखोगे तो 36 स्पीड मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, V1 अगर तुम लिखते हो तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। तो सेकेंड स्पीड कितना है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद ये जब वेस्ट में मुड़ गया तब इसने सेम स्पीड रखा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन दिस केस। तो अब देखो यहाँ पे जो गलती होता है ना वो क्या होता है वो समझने की कोशिश करो पहले, ये प्रॉब्लम क्यों करवा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन तुम लिखोगे V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। अब तुम कहोगे सर V2 जो है और V1 जो है वो तो सेम दिखाई दे रहा है ना, तो फिर तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये मोशन इन प्लेन का प्रॉब्लम है, ये वेक्टर का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे वेक्टर देना पड़ेगा। यहाँ पे वेक्टर होगा, यहाँ पे वेक्टर होगा, 2 डायमेंशन में मूव हो रहा है ना, XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो गलती जो करते हैं बच्चे वो ये करते हैं, माइंडेड यहाँ पे उसने स्पीड मेंशन किया, वेलोसिटी नहीं कहा, बट तुम तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी से करोगे। कह रहा है कि इट इज मेंटेनिंग सेम स्पीड आफ्टर चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल इट इज मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर 5 सेकेंड इट इज मेंटेनिंग सेम स्पीड। चालाकी से क्वेश्चन किया, सेम स्पीड बता दिया, बट तुम एक्सेलरेशन के साथ जब डील करोगे यहाँ पे स्पीड थोड़ा ही ना लिखना है, तुम्हें वेलोसिटी लिखना है। मतलब माइनस आ रहा है ना, फिर से नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं।
पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास v1 वेक्टर अगर v2 वेक्टर ये है, तो एक्चुअली एक्सेलरेशन के लिए तो तुम्हें v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर चाहिए डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब तुम कहोगे सर t2 माइनस t1 तो हमारे पास आफ्टर 5 सेकेंड दिया 5 है ना, ये तो 5 है। बट एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए होगा डिवाइडेड बाई 5, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो बात को समझो यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन भी क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। तो देखो v2 माइनस v1 मतलब v1 वेक्टर ये था ऐसे, तो इसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि v1 के आगे माइनस है, अदरवाइज तो ये ऐसे वाला प्रॉब्लम हो जाता, v1 ऐसे है और v2 ऐसे है, एक नॉर्थ के ऊपर जा रहा है एक, और रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। मतलब इस हिसाब से ये अगर तुम्हारे पास वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो तुम कहोगे आंसर जो होगा, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन के बारे में, आंसर तुम कहोगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि v2 माइनस v1 है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर लेना है। एक्चुअली तो तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, करेक्ट है वो, बट जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमने पुट किया तब v1 के आगे माइनस आ रहा है, तो डायरेक्शन हमें चेंज करना है ये। अब रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अब एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, और रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, है ना। तो नॉर्थ साउथ, ये साउथ वेस्ट हो गया इसका डायरेक्शन। तो पहला तो मुझे मिल गया जो डायरेक्शन होगा वो होगा साउथ वेस्ट। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्शन पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो वो तो साउथ वेस्ट होगा, ना कि नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बार बार मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। चलो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास v1 वेक्टर ये है, v2 वेक्टर ये है, तो ये जो है तुम्हारे पास अल्टीमेटली v2 माइनस v1, इसको तुम्हें निकालना है। इसको कैसे निकालोगे? रूट ओवर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर करके, है ना। पिछले प्रॉब्लम में दिखाया था ना, ये क्या होगा, इसका मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो v2 1, यही तो रिजल्टेंट होगा, है ना। अब तो इजी हो गया, अब तो कर लोगे। पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो रूट ओवर कितना था, ये 10 स्क्वायर प्लस ये भी 10 स्क्वायर, तो 2 रूट 10 हो जाएगा ये, हाँ 2 रूट 10 होगा, 2 रूट 10 होगा, करेक्ट है। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई t2 माइनस t1। तो नीचे तो 5 सेकेंड है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 रूट 10 है। गलत लिखा मैंने, ये 10 कॉमन जाएगा और 1 प्लस 1 रहेगा, तो 10 रूट 2 रहेगा। 10 स्क्वायर है ना, 10 स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर कॉमन अगर गया तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 10 रूट 2 होगा। ठीक है, तो इसका 5 है और इसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास 10 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या निकला, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है तुम्हारे पास साउथ वेस्ट। ठीक है, तो लास्ट जो प्रॉब्लम जो अभी ये वाला और इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम करवाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, जहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आता रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, और तुम्हारे पास जो चैप्टर 3 है उसी का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये मैंने क्लियर करवा दिया। मैंने पॉइंट्स ही बता के रखा हुआ है कि कौन कौन सा पॉइंट यूज़ करने वाले हैं ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे जितना भी प्रॉब्लम मैंने करवाया, 4 5 6 जो भी प्रॉब्लम है, एक होमवर्क भी दिया, वो तुम्हें करना है, कमेंट में मुझे बताना है। तो ये सारा प्रॉब्लम तुम्हारा उसके ऊपर बेस्ड था जितना हमने सीखा हुआ है, मतलब चैप्टर 3 से कुछ चीज़ें हमने लिया हुआ है, और जो हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में पढ़ के रखा हुआ है। ठीक है, ये वेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब गलती होता है बच्चों से, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे ज़रूर बताना। आई होप कि मैं बता पाया सारा कॉन्सेप्ट, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर पाया। अगर कुछ भी डाउट्स रहता है ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखा करो, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो होगा, मतलब यहाँ पे जो 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम सीखेंगे, जो कि स्केलर प्रोडक्ट होगा या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट।
उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उन दोनों का रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना फिर स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करने के बाद ये पूरा वेक्टर के ऊपर जितना भी नीट का क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।